हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। तो मंकी पॉक्स का जैसे कि आपने रिसेंट दिनों में कुछ पिछले दिनों में इसके बारे में कहीं पर भी न्यूज़ में पढ़ा होगा या इसके बारे में कुछ न्यूज़ में देखा भी होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मंकी पॉक्स क्या होता है, किस वजह से होता है, इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से फैलता है और इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है। इन शॉर्ट मंकी पॉक्स के जो बेसिक्स है उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली बात कि मंकी पॉक्स ये बीमारी मंकी पॉक्स वायरस की वजह से होती है और ये वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस के जीनस से बिलोंग करता है। इसी के साथ साथ अगर हम इस वायरस की फैमिली की बात करें तो ये वायरस पॉक्स वेरिडी नाम की वायरस की जो फैमिली होती है उससे बिलोंग करता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मंकी पॉक्स वायरस किस तरह से फैलता है इसके बारे में। तो मंकी पॉक्स अगर किसी पेशेंट को पहले से ही हुआ है तो उस पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से किसी भी हेल्दी व्यक्ति में मंकी पॉक्स का ट्रांसमिशन हो सकता है। इसी के साथ साथ जिस पेशेंट को पहले से मंकी पॉक्स है उस पेशेंट के बॉडी के ऊपर या फिर स्किन के ऊपर जो रैश आती है, इसके साथ साथ जो स्कैब्स आते हैं या फिर जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनके डायरेक्टली कांटेक्ट में आने की वजह से भी किसी भी हेल्दी इंसान में मंकी पॉक्स के वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। इसके बाद अगर किसी भी फैमिली में या फिर उनके रिलेटिव्स में अगर कोई मंकी पॉक्स का पेशेंट है तो उस पेशेंट के द्वारा इस्तेमाल की हुई कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ कपड़े हो सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ बाकी भी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो सकता है और कुछ ऐसे सरफेसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल का सरफेस या फिर जैसे कि चेयर है, चेयर का सरफेस, ऐसे भी सरफेसेस हो सकते हैं। तो इन सब सरफेसेस के कांटेक्ट में जब वो मंकी पॉक्स का पेशेंट आता है तो या फिर उसके रैश के थ्रू जो वायरस स्प्रेड होते हैं वो उन सरफेसेस पे कुछ समय तक ज़िंदा रह सकते हैं। तो उन सरफेसेस के कांटेक्ट में आने की वजह से भी उस पेशेंट की वजह से दूसरे हेल्दी लोगों को मंकी पॉक्स का वायरस फैल सकता है। अगर हम मंकी पॉक्स के इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो मंकी पॉक्स का वायरस किसी भी हेल्दी इंसान के बॉडी में एंटर करने के बाद उस पेशेंट में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने का जो समय है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो मंकी पॉक्स के बारे में ये इंक्यूबेशन पीरियड 3 दिनों से लेकर के 15 से 17 दिनों तक का भी हो सकता है। तो मंकी पॉक्स के लक्षण उस पेशेंट में इन्फेक्शन होने के तुरंत बाद दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि कोविड के मामले में ऐसा था कि 3 से लेकर के 12 से 14 दिन तक उस पेशेंट में इंक्यूबेशन पीरियड होता था। तो इस वायरस में भी, मतलब कि मंकी पॉक्स के वायरस में भी इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। इसकी वजह से वो पेशेंट कैरियर स्टेट में काफ़ी ज़्यादा समय रहता है और पेशेंट खुद नहीं समझ पाता कि मुझे मंकी पॉक्स हुआ है। तो ये तो था मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड जो कि काफ़ी लंबा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के सिम्टम्स के बारे में, यानी कि लक्षणों के बारे में। तो मंकी पॉक्स होने के बाद उस पेशेंट को सबसे पहले महत्वपूर्ण लक्षण दिखाई देता है जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वायरल डिसीजेज में देखा जाता है और वो होता है फीवर। उस पेशेंट को मंकी पॉक्स होने के बाद, उसका इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होने के बाद जब सिम्टम्स आने शुरू होते हैं तो सबसे पहले उस पेशेंट को फीवर आता है। फीवर के साथ साथ उस पेशेंट को सर दर्द होता है, पूरे बदन में दर्द होता है, मसल्स दर्द करते हैं उस पेशेंट में। इसी के साथ साथ उस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस होती है, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस होना। इसी के साथ साथ उस पेशेंट के बॉडी के ऊपर रैश आना और उसके जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सूजन आना, ये भी कुछ लक्षण है जो कि मंकी पॉक्स के पेशेंट में देखे जाते हैं। इसके साथ साथ मंकी पॉक्स के पेशेंट में स्किन के ऊपर रैशेस बन जाते हैं जो कि रैशेस एक पर्टिकुलर उनका लाइफ साइकिल होता है उसके थ्रू गुजरते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा पेशेंट के फ़ोटो का। तो इस तरह से उस पेशेंट में मंकी पॉक्स होने के बाद कुछ ब्लिस्टर्स भी बन जाते हैं, रैशेज भी बन जाते हैं जो कि धीरे धीरे करके बनते हैं और धीरे धीरे करके निकल भी जाते हैं, मतलब कि ख़त्म भी हो जाते हैं। तो ये तो थे मंकी पॉक्स के सिम्टम्स। इसके बाद हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के डायग्नोसिस के बारे में। मंकी पॉक्स को डायग्नोस करने के लिए हम उस पेशेंट में टेस्टिंग फॉर वायरल डीएनए कर सकते हैं। इसके लिए हम ओपन सोर्स जो उस पेशेंट के बॉडी के ऊपर बने होते हैं मंकी पॉक्स की वजह से, उनमें से टिश्यू सैंपल लेते हैं और उसको लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। उसके थ्रू हमें पता चलता है कि उस पेशेंट के उस सैंपल के अंदर कुछ वायरल डीएनए है या फिर नहीं है। इस टेस्ट के थ्रू हम उस पेशेंट में कम्प्लीटली परफेक्टली डायग्नोस कर सकते हैं कि वो पेशेंट मंकी पॉक्स पॉजिटिव है या फिर पॉजिटिव नहीं है। और अगर हम मंकी पॉक्स के ओवरऑल ड्यूरेशन की बात करें तो मंकी पॉक्स के लक्षण उस पेशेंट में 2 हफ्तों से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्तों तक, मतलब कि 1 महीने तक रह सकते हैं। उसके बाद ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ होता है। 4 हफ्तों के बाद या फिर 1 महीने के बाद उस पेशेंट के जो लक्षण होते हैं धीरे धीरे करके कम होते जाते हैं और वो पेशेंट अपने आप ही ठीक होने लगता है।
मोस्ट ऑफ द केसेस जानलेवा नहीं होता है, अपने आप ही ठीक होता है और इसके कॉम्प्लिकेशन या फिर इसकी जो फेटेलिटी रेट है वो कोविड के जितना नहीं होता है। अगर हम मंकी पॉक्स के डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो मंकी पॉक्स के जो लक्षण है वो काफ़ी ज़्यादा चिकन पॉक्स या फिर स्मॉल पॉक्स या फिर इसी तरह के बाकी भी वायरल बीमारी जो होते हैं उनसे मेल खाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेल खाते हैं। इसके वजह से जब तक कि हम डायग्नोसिस के लिए उस पेशेंट का ठीक से टेस्ट नहीं करवाते तब तक डायग्नोसिस के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन कुछ केसेस में हो सकता है। अगर हम मंकी पॉक्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहले तो जो मंकी पॉक्स का पॉजिटिव पेशेंट है उससे दूरी बनाए रखना सबसे पहला ज़रूरी बात होती है प्रिवेंशन के लिए। इसके बाद बार बार साबुन से और पानी से हाथों को ठीक से साफ धोना, ये दूसरी बात होती है। इसके साथ साथ स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन भी ले सकते हो। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन भी मंकी पॉक्स के प्रिवेंशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ये तो हो गई प्रिवेंशन के बारे में बातें। तो इसके बाद हम फाइनली बात करेंगे मंकी पॉक्स के ट्रीटमेंट के बारे में। तो मंकी पॉक्स को ट्रीट करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक ऐसी ड्रग नहीं है, लेकिन हम उस पेशेंट को सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर सकते हैं। मतलब कि उस पेशेंट में जो लक्षण आ रहे हैं उन लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए हम उस पेशेंट में दवाइयाँ दे सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ सपोर्टिव थेरेपी भी देनी पड़ती है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसी के साथ साथ सपोर्टिव थेरेपी भी उस मंकी पॉक्स के पेशेंट में दी जाती है। जैसे कि फीवर के लिए आप पैरासीटामोल दे सकते हो, अगर वीकनेस है तो उस पेशेंट में ORS दे सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो IV लाइन भी दे सकते हैं। DNS RL भी चीज़ें दी जा सकती है। अगर हम मंकी पॉक्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो इसके लिए जो ड्रग मोस्टली प्रेफर किया जाता है वो होता है टेकोविरिमेट। इसके साथ साथ और भी कुछ एंटीवायरल मेडिकेशंस और इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में, जैसे कि मैंने अभी बोला, कुछ सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव थेरेपी भी दी जाती है। तो ओवरऑल दिस वाज इन शॉर्ट अबाउट द मंकी पॉक्स। तो ये तो मंकी पॉक्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी। इसके बारे में अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।